Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th. In this video we understand about the short run fixed price analysis in the product market. तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है. इस वीडियो में हम आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा, इसको हम पढ़ेंगे तो क्या क्या हमको मिल सकता है यहाँ से समझने को. तो यहाँ पे इनकम एंड द प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम एनालिसिस, उसकी मीनिंग्स के बारे में समझ सकते हैं हम इसमें. फिर इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ द इनकम और द आउटपुट, द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द केन्सियन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम शॉर्ट रन फिक्स प्राइस को एनालिसिस कर सकते हैं. बाकी जो कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इसका टॉपिक क्या है. तो हमारा टॉपिक है इनकम एंड द प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम एनालिसिस. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किसके बारे में, इनकम एंड प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम ऑफ एनालिसिस के बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, ये चीज़ें होती क्या हैं. तो नॉर्मली कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स. इन macroeconomics the equilibrium level of economics, production and employment are treated as synonyms. अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की अगर बात करें, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये लगभग एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं. इनको जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है इनका एक जैसा रखा जाता है. कैसे कहते हैं, इन अदर वर्ड्स द मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट एक्सेप्ट एनी डिफरेंस बिटवीन द इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोडक्शन. यानी कि जो हमारा इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है और प्रोडक्शन जो है, इन तीनों में मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई डिफरेंसेस नहीं मेंटेन करता है. यानी कि इसको लगता है कि ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें एक पॉइंट ऑफ व्यू को मेंटेन करती हैं. एंड हेंस द इनकम इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज द प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यानी कि अगर देखें तो इनकम इक्विलिब्रियम क्या करेगा, हमारा इनकम इक्विलिब्रियम जो होगा, यानी कि देखिए इक्विलिब्रियम का सेंटेंस जो सिचुएशन होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन से मेंटेन किया जाता है, जिसमें नॉर्मली कहता है इनकम इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज द प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम. अगर इनकम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो हमारा प्रोडक्शन भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा. अगर प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोडक्शन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जो कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है, ये तीनों एक जैसी सिचुएशन में होंगे. तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा इनकम यानी कि Y इज इक्वल टू आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन यानी कि O इज इक्वल टू N यानी कि एम्प्लॉयमेंट. यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि Y इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी O एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि तीनों की सिचुएशन क्या होगी, एक जैसी होगी. मैंने आपको अभी बोला कि इक्विलिब्रियम का सेंस एक उस बैलेंस सिचुएशन से होता है जहाँ पे किसी भी अगर बिजनेस अथॉरिटीज़ की बात करें तो ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस हो रहा है, या किसी हम एक यूटिलिटी की बात करें तो वो मैक्सिमम लेवल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं. द आइडेंटिटी अमंग द अबव थ्री कैन बी अंडरस्टूड एज अ फॉलोइंग. ये जो चीज़ें हैं उनको तीनों चीज़ों को इस तरीके से हम समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा गया है इनकम, नेशनल इनकम एम्प्लाइज द वैल्यू एडिशन. नेशनल इनकम में क्या है, वैल्यू एडिशन को एम्प्लॉयज करने का काम क्या होता है. एंड इन एन इकोनॉमी द वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू इनकम जनरेशन. और जो वैल्यू एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, इनकम जनरेशन के बराबर होता है. यानी ये दोनों चीजें, जितने का हम इनकम जनरेट कर रहे हैं और जितने की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ये दोनों का सेंस एक जैसा होता है. फिर कहता है इन अदर वर्ड द प्रोडक्शन एंड इनकम आर टू फेस ऑफ द सेम क्वाइंस. यानी कि अगर देखें तो जो हमारा क्वाइन होता है जिसका एक साइड हेड होता है तो दूसरा साइड टेल होता है, तो ये दोनों फेस होते हैं. एक तरफ हमारा इनकम होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंसेस. इस तरीके से देखें तो दोनों के बीच में कोई बदलाव नहीं होता है. सीधी सीधी बात है, हमारे पास 10 रुपए की इनकम है तो प्रोडक्शन भी हम 10 रुपए की कर सकते हैं. दूसरी चीज कहता है द कीमैन्स एनालिसिस इज अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस. जो कीमैन्स की केन्सियन एनालिसिस है तो वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस है ना, एनालिसिस विच मेजर नो चेंज इन द प्रोडक्शन
टेक्निक। अगर ये जो शॉर्ट टर्म की सिचुएशन है तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, टेक्निक का जो सिचुएशन होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी टेक्निकल चेंजेस शॉर्ट टर्म में नहीं किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज ओनली व्हेन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब हम टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तब इंक्रीज करेगा जब हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि एन अगर बढ़ता है तो पी भी हमारा बढ़ेगा या फिर ओ भी हमारा इंक्रीज होगा। साथ ही साथ इन अदर वर्ड द प्रोडक्शन इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। प्रोडक्शन उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा जिस प्रोपोर्शन में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजिंग हो रही है। हेंस द डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द लेवल ऑफ अ प्रोडक्शन एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस अपीयर्स नहीं है। यानी कि अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात करें या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दोनों में इंक्रीजिंग तब होगी जब या तो प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो तो प्रोडक्शन तब इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो दोनों में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं है, तो दोनों एक लेवल पे काम करते हैं। द above analysis shows that the income, employment and production all three are the same have been identity among them। अगर देखें तो ये तीनों के तीनों क्या है, सेम आइडेंटिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें income production level in economy can be studied from the two point of view. First, aggregate demand and aggregate supply approach, and second, save and investment approach। अगर aggregate demand and aggregate supply approach की बात करें तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करेंगे, यानी कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, तो कंडीशन कैसी है मार्केट की, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जितनी इनकम है उतनी ही सेविंग इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। सॉरी, मतलब ये है कि हमारे पास 10 रुपये की सेविंग है तो 10 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेविंग्स आर दैट अमाउंट विच इज लेफ्ट आफ्टर ऑल कंजप्शंस। यानी कि जितनी हमारी जरूरत होती है उसको पूरा करने का जो पैसे हमारे पास बचते हैं वो हमारी सेविंग होती है। तो जितनी सेविंग है उतनी ही का इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं इस चीज़ को, किस चीज़ को, इनकम एंड प्रोडक्शन लेवल ऑफ इकोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं। अब क्लासिकल इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिस्ट की अगर बात करें तो रिकार्डो या जेबीसे या फिर जेएस मिल्स की अगर बात करते हैं, ये लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। जो कहता है पुट द व्यू दैट द इक्विलिब्रियम among the income, production and the employment can be analyzed from the two point of view. First, when the aggregate demand equal to aggregate supply, जैसा कि पहले बताया गया। तो ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें डिमांड और सप्लाई जब बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को मेंटेन करता है, और जो हमारी सेविंग होती है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, यानी जितनी हमारी सेविंग होता है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन अगर हमारे पास है तो ये भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं एबव कंक्लूजन ऑफ द क्लासिकल ऑन द बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग थ्री कॉन्सेप्ट, द सेज लॉ ऑफ मार्केट, द परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट, एंड आफ्टर दैट द परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। तो हम तीनों की अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लें तो सेज की अगर बात करें, यानी जेबी सेज की बात करें, तो उन्होंने अपनी बुक द ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक की बात करें तो उसमें प्रोपाउंड किया गया, उसमें ढूंढा है, पाया है, क्या पाया, द लॉ ऑफ विच इज द नोन एज अ सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो यानी कि जो जेबी से का लॉ है जो अपनी बुक में उन्होंने पब्लिश किया हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्या करती है, खुद की डिमांड्स क्रिएट करती है, यानी कि जिससे हम कहते हैं सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड की सिचुएशन नहीं है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई की अगर बात करते हैं इस सिचुएशन में जो सप्लाई होती है वो अपने डिमांड को खुद जनरेट करने का काम करती है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट है और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, डिमांड बाय मोर इनकम अर्निंग बाय द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे इसमें कह रहा है कि इट्स इम्प्लाइज दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज सप्लाई ऑन द वन हैंड एंड ब्रिंग्स द इंक्रीज इन द डिमांड। कहता है कि जब प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने की सिचुएशन में क्या सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी। एक तरफ देखें तो जैसे हमारे पास बनाएंगे तब तो हम बेचेंगे, तो हमारे पास अवेलेबल है तो हम सप्लाई उसकी कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इनकम जो अर्निंग है या इनकम भी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसके थ्रू, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। फिर कहता है हेंस द एडिशनल इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन process is spent on the produced goods and
एज अ रिजल्ट द इंक्रीज इन सप्लाई इज ऑटोमेटिकली डिमांडेड। तो अगर देखें तो हेंस तरह कहता है यहाँ पे जो लाइन कह रही है, हेंस द एडिशनल इनकम, अगर एडिशनल इनकम की बात करें अर्न बाय द फैक्टर्स, अगर हम एडिशनल इनकम फैक्टर्स के थ्रू, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न कर रहे हैं, तो उसको हम फिर क्या कहाँ खर्च करेंगे, वहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करने में खर्च करेंगे, और इस तरीके से फिर क्या करेंगे, डिमांड को ऑटोमेटिकली जनरेट करने का काम करेंगे। इसके बाद देखें तो वर्किंग ऑफ सेल्स लॉस की अगर बात करें तो कलेक्टिव इफोर्ट्स ऑफ द फैक्टर्स क्या करते हैं, कलेक्टिव इफोर्ट्स का करने का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट करेगा, जिसमें कहता है एडिशनल इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ 200 करोड़। अगर मान लीजिए कोई फैक्टर ऑफ इनकम है 200 करोड़ एडिशनली अर्न करता है, तो प्रोडक्शन ऑफ टू वर्थ, जो भी प्रोडक्शन करेगा वो भी कितने का होगा, यहाँ इनकम है तो उतने का ही प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन भी उतने का तो एडिशनल सप्लाई कितने की करेगा, 200 करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिशनल डिमांड कितने का जनरेट करेगा, 200। यहाँ सप्लाई भी 200 का करेगा और एडिशनल डिमांड भी कितने का करेगा, 200 करोड़ का। तो इस सिचुएशन डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये भी जो कहता है यहाँ, दैट इज नो ओवर प्रोडक्शन एंड द स्टेट ऑफ अ फुलफिल एम्प्लॉयमेंट। तो नॉर्मल देखिए इसके बेसिस पे क्या होगा, कोई एडिशनल प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी ये एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, जब हम किसी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं, खासतौर से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को, जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए हम लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, लोगों को बढ़ाने का काम किया। हमने फैक्टर, यहाँ पे जो भी इंक्रीजिंग हो रही है एडिशनली, वो क्या हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, न कि प्रोडक्ट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट और डिमांड तब होगा जब हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हो। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है भाई, लैंड, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम तरह की चीज़ें जो आती है, इंटरप्रेन्योरशिप आते हैं, तो वो जब इंक्रीज कर रहा है, तो अगर वो एडिशनली 200 करोड़ का है, तो वो सप्लाई कितने की करेगा, 200 करोड़ की करेगा। तो जब 200 करोड़ की, तो एडिशनल डिमांड कितने की जनरेट होगी, 200 करोड़ की जनरेट होगी। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ता। अब यहाँ बात करते हैं परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट। परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट में कैसे कहता है, अकॉर्डिंग टू पेगविन, तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट और द वेज कट्स to maintain the full employment state in the economy in the natural way। कैसे, नॉर्मली यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। मान लीजिए किसी पर्सन को हम 100 रुपीज़ दे रहे हैं इन अ डे, और वो काम उतना ही कर रहा है जितना नॉर्मल कोई और कर सकता है, तो हमने क्या करना है, इसको 50 कर दिया, हमने कट कर दिया और 50 यहाँ पे कर दिया। 2 एम्प्लॉयज़ को मैंने रख लिया सेम रेट पे, तो यहाँ पे तो कटिंग तो हमने किया, नेचुरल वे में किया, और फुल एम्प्लॉयमेंट को भी मेंटेन करने का काम किया, क्योंकि हमने उसके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का काम किया। इफ़ द इकॉनमी फेसेस सम अनएम्प्लॉयमेंट, वेज विल बी रिड्यूस। अगर इकॉनमी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करती है, तो सिचुएशन में वेज जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि पैसे क्या होते हैं, कम कर दिए जाते हैं। यानी कि जब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही होती, लोग काम करना चाहते हैं, तो ज़्यादा ना देके वो कम करने पे, कम रुपए पे ही काम करने के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर ये भी कहता है, दिस फॉल इन द वेज विल इंश्योर द एम्प्लॉयमेंट टू मोर लेबर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अब इस तरह से इस सिचुएशन क्या है, अभी जॉब सबको मिल रही थी तो लोगों ने अपने रेट्स बढ़ा रखे थे, लेकिन जैसे ही जॉब मिलनी बंद हो गई तो लोगों को काम चाहिए, तो काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेट को डाउन कर लिया। और इसकी वजह से क्या हो, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है, साथ ही साथ क्या हो जाते हैं, वेस्ट कटर भी जनरेट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ जा रहा है, और लेबर पावर भी आपका बढ़ जा रहा है। हेंस द अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑटोमेटिकली बी द एलिमिनेटेड। और इस तरीके से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि पहले देखिए जहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये पे कोई बंदा काम कर रहा था, अब वहाँ 5 बंदे क्या करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये पे काम करते हैं। तो 5 बंदों को जॉब तो मिल गई, साथ ही लेबर पावर भी बढ़ गया। फिर परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है, इंटरेस्ट रेट इज द इन्फ्लुएंस बाय द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होता है। अगर मान लीजिए सेविंग्स ज़्यादा है और हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कंपनियाँ क्या करती हैं, नए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन शॉर्ट पीरियड इफ़ द सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट्स फॉल। अगर सेविंग क्या हो, ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, फॉल कर जाएगा, विच विल रिड्यूस द मोर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे, यानी कि कम इन्वेस्टमेंट होगा। और इसी सिचुएशन में अगर हम बात करें, अगर
सेविंग क्या हो, इक्वल हो इन्वेस्टमेंट के, तो इस सिचुएशन में क्या हो, इंटरेस्ट रेट्स भी मेंटेन रहेगा और लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार बनेंगे। द कंक्लूजन ऑफ द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी वर्क्स एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये इकोनॉमी जब भी काम करती है ये मांग चलाता है कि वो इकोनॉमी किस रेट पे काम कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट के रेट पे काम कर रही है। फिर कहता है इकोनॉमी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट। हर एक इकोनॉमी के पास अपनी खुद की कैपेसिटी होती है जिससे वो खुद को सेल्फ एडजस्ट करने का काम करता है। वॉट एवर द प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इज ऑटोमेटिकली कंज्यूम, चाहे जो भी हो, जिस भी तरीके से हो, जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है इकोनॉमी में वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम किया जा रहा हो। एंड सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, और सप्लाई खुद इस तरह से क्या करती है, खुद की डिमांड खुद ही जनरेट करती है। ओवर प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयज इन द इकोनॉमी बिकम ईजी, एवरी एडिशनल प्रोडक्शन जनरेटेड एडिशनल इनकम। अगर ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हर एक एडिशनल प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है, हम एक नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट द टोटल इनकम इक्वल टू बी सेविंग, और इस तरह से रिजल्ट जो हमारा होता है, टोटल इनकम क्या होता है, टोटल सेविंग के बराबर हो जाता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.